औपनिवेशिक शासन और चरवाहों का जीवन। औपनिवेशिक शासन के दौरान चरवाहों की जिंदगी में गहरे बदलाव आए। उनके चारागाह सिमट गए, इधर उधर आने जाने पर बंदिशें लगने लगी और उनसे जो लगान वसूल किया जाता था उसमें भी वृद्धि हुई। खेती में उनका हिस्सा घटने लगा और उनके पेशे और हुनरों पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। अंग्रेजी सरकार चरगाहों को खेती की ज़मीन में तब्दील कर देना चाहती थी। ज़मीन से मिलने वाली लगान उसकी आमदनी का एक बड़ा स्रोत था। खेती का क्षेत्रफल बढ़ने से सरकार की आय में और बढ़ोतरी हो सकती थी। इतना ही नहीं, इससे जूट, कपास, गेहूँ और अन्य खेती है चीज़ों के उत्पादन में भी इजाफा हो जाता है, जिनकी इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा जरूरत थी। अंग्रेज अफसरों को बिना खेती की ज़मीन का कोई मतलब समझ में नहीं आता था। उससे न तो लगान मिलता था और न ही उपज। अंग्रेज ऐसी ज़मीन को बेकार मानते थे, उसे खेती के लायक बनाना जरूरी था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 19वीं शताब्दी के मध्य से देश के विभिन्न भागों पर प्रतिभूमि विकास के लिए नियम बनाए जाने लगे। इन कायदे कानूनों के जरिए सरकार गैर खेतिहर जमीन को अपने कब्जे में लेकर कुछ खास लोगों को सौंपने लगी। इन लोगों को कई तरह की रियायतें दी गई और इस जमीन को खेती के लायक बनाने और उस पर खेती करने के लिए जमकर बढ़ावा दिया गया। ऐसे कुछ लोगों को गांव का मुखिया बना दिया गया। इस तरह कब्जे में ली गई ज़्यादातर जमीन चरवाहों की थी, जिनका चरवाहा नियमित रूप से इस्तेमाल किया करते थे। इस तरह खेती के फैलाव से चारागाह सिमटने लगे और चरवाहों के लिए समस्या पैदा होने लगी। 19वीं सदी के मध्य तक आते आते देश के विभिन्न प्रांतों में वन अधिनियम में पारित किए जाने लगे थे। इन कानूनों की आड़ में सरकार ने कई ऐसे जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया जहाँ देवदार या साल जैसी कीमती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में चरवाहों के घुसने पर पाबंदी लगा दी गई। कई जंगलों को संरक्षित घोषित कर दिया गया। इन जंगलों में चरवाही के लिए कुछ परंपरागत अधिकार तो दे दिए गए, लेकिन उनकी आवाजाही पर फिर भी बहुत सारी बंदिशें लग रही। औपनिवेशिक अधिकारियों को लगता था कि पशुओं के चरने से छोटे जंगली पौधे और पेड़ों की कई कोपले नष्ट हो जाती है। उनकी राय में चरवाहों के बड़े छोटे पौधे को कोटे देते और कोपलों को खा जाते हैं, जिससे रेह की बढ़त रुक जाती है। वन अध्ययन ने चरवाहों की जिनकी बदल डाली। अब उन्हें उन जंगलों में जाने से रोक दिया गया जो पहले मवेशियों के लिए बहुमूल्य चारे का स्रोत थे। जिन क्षेत्रों में उन्हें प्रवेश छूट दी गई वहाँ भी उन पर कड़ी नजर रखी गई। जंगल में दाखिल होने के लिए उन्हें परमिट लेना पड़ता था। जंगल में उनके प्रवेश और वापसी की तारीख पहले से तय होती थी और वह जंगल में बहुत कम ही दिन बिता सकते थे। अब चरवाहे बिना किसी कोई बने जंगल में ज़्यादा समय तक नहीं रह सकते थे, भले ही वहाँ चारा कितना भी हो, घास कितनी भी क्यों न हो और चारों तरफ हरियाली क्यों न हो। उन्हें इसीलिए निकलना पड़ता था क्योंकि अब उनकी ज़िंदगी वन विभाग द्वारा जारी किए गए परमिटों के अधीन थी। परमिट में पहले ही लिख दिया जाता था कि वह कानून कब तक जंगल में रहेंगे। अगर वह समय सीमा का उल्लंघन करते तो उन पर जुर्माना लगा दिया जाता था। अंग्रेजी सरकार घुमंतु किस्म के लोगों को सख्त नज़र से देखते थे। वे गांव-गांव जाकर उनकी चीज़ें बेचने वाले कारीगरों और व्यापारियों और अपने रेबड़ के लिए हर साल नए नए चरवाहों की तलाश में रहने वाले हर मौसम में अपनी रिहाइश बदल लेने वाले चरवाहों पर यकीन नहीं कर पाते थे। वे चाहते थे कि ग्रामीण जनता गाँव में रही उनकी रिहाइश और खेतों पर उनके अधिकार तय हो। इस तरह की आबादी की पहचान करना और उनको नियंत्रण करना ज़्यादा आसान था जो एक जगह टिक कर रहती हो। ऐसे लोगों को शांति प्रिय और कानून का पालन करने वाला माना जाता था। घुमंतुओं को अपराधी माना जाता था। 1871 में औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया। इस कानून के तहत दस्तकारों, व्यापारियों और चरवाहों के बहुत सारे समुदायों को अपराधी समुदायों की सूची में रख दिया गया। उन्हें कुदरती और जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया। इस कानून के लागू होते ही ऐसे सभी समुदाय को कुछ खास अधिसूचित गाँव बस्तियों में बस जाने का हुक्म सुना दिया गया। उनके बिना परमिट आवाजाही पर रोक लगा दी गई। ग्राम पुलिस उन पर सदा नजरें रखने लगी। अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने लगान वसूल करने का हर संभव रास्ता अपनाया। उन्होंने जमीन, नहरों के पानी, नमक, खड़ी फरोख्त की चीज़ों और यहाँ तक कि मवेशियों पर भी टैक्स वसूलने का ऐलान कर दिया। चरवाहों से चारागाहों में
करने वाले एक एक जानवर पर टैक्स वसूल किया जाने लगा। देश के ज़्यादातर चरवाही इलाकों में 19वीं सदी के मध्य से ही चरवाही टैक्स लागू कर दिया गया था। प्रति मवेशी टैक्स की दर तेजी से बढ़ती चली गई और टैक्स वसूली की व्यवस्था दिनों दिन मजबूत होती गई। 1850 से 1880 के दशकों के बीच टैक्स वसूली का काम बाकायदा बोली लगाकर ठेकेदारों को सौंप दिया जाता था। ठेकेदारी पाने के लिए ठेकेदार सरकार को जो पैसे देते थे उसे वसूल करने के लिए साल भर में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए जितना चाहे उतना वसूल कर सकते थे। 1880 के दशक तक आते तक सरकार ने अपने कारिंदों के माध्यम से सीधे चरवाहों से ही कर वसूलना शुरू कर दिया। हर एक चरवाहों को एक पास जारी कर दिया गया। किसी भी चरवाह को दाखिल होने के लिए पास दिखाकर पहले टैक्स अदा करना पड़ता था। चरवाहों के साथ कितने जानवर और उसने कितना टैक्स चुकाई इस बात को उसके पास दर्ज करा दिया जाता था। इन वजहों से चरवाहों की स्थिति गंभीर हो गई। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा चारागाहों को सरकारी कब्जे में लेकर उनके खेतों में बदला जाने लगा, वैसे वैसे चारागाहों के लिए उपलब्ध इलाका सिकुड़ने लगा। इसी तरह जंगलों के आरक्षण का नतीजा यह हुआ कि गिरहरी और पशुपालक अब अपने मवेशियों को जंगलों में पहले जैसे आज़ादी से नहीं चरा सकते थे। जब चारागाह खेतों में बदलने लगे तो बचे कुछ चारागाहों में चरने वाले जानवरों की तादाद बढ़ने लगी। इसका नतीजा यह हुआ कि चारागाह सदा जी जानवरों से भरे रहने लगे। अब तक तो घुमंतु चरवाहे अपने मवेशियों को कुछ दिन तक ही एक इलाके में चराते थे और उसके बाद किसी और इलाके में चले जाते थे। इस अदला बदली की वजह से पिछले चारागाह भी फिर से हरे भरे हो जाते थे, लेकिन चारागाहों की आवाजाही पर लगी बंदी से और चारागाहों के बेहिसाब इस्तेमाल से चारागाहों का असर गिरने लगा। जानवरों के लिए चारा कम पड़ने लगा, फलस्वरूप जानवरों की सेहत और तादाद भी गिरने लगी। चारे की कमियाँ और जब तक पड़ने वाले आकार की वजह से कमजोर और भूखे जानवर बड़ी संख्या में बढ़ने लगे। इन बदलावों पर चारागाहों की प्रतिक्रिया कई रूपों में सामने आई। कुछ चारागाहों ने अपने जानवरों की संख्या ही कम कर दी। अब बहुत सारे जानवरों को चराने के लिए पहले की तरह बड़े-बड़े और बहुत सारे मैदान तो नहीं बचे थे। जब पुराने चारागाहों का इस्तेमाल करना मुश्किल हो गया तो कुछ चारागाहों ने नए चारागाह ढूंढ लिए, जैसे ऊँट और भेड़ पालने वाले 1947 के बाद न तो सिंध में दाखिल हो सकते थे और न ही सिंधु नदी के किनारे अपने जानवरों को चरा सकते थे। भारत और पाकिस्तान के बीच की खींच दी गई नई सीमा रेखा ने उन्हें उस तरफ जाने से रोक दिया। अब उन्हें जानवरों को चराने के लिए नई जगह ढूंढनी थी। अब हरियाणा के खेतों में जाने लगे, जहाँ कटाई के बाद खाली पड़े खेतों में अपने मवेशियों को चरा सकते थे। इसी समय खेतों को खाद की भी जरूरत पड़ती थी तो उन्हें उन जानवरों की मदद से मिल जाता था। समय गुजरने के साथ कुछ धनी चरावाहे जमीन खरीद कर एक जगह बस कर रहने लगे। उनमें से कुछ नियमित रूप से खेती करने लगे, जबकि कुछ व्यापार करने लगे। जिन चरवाहों के पास ज़्यादा पैसा नहीं था वे सूदखोरों से ब्याज पर कर्ज लेकर दिन काटने लगे। इस चक्कर में बहुतों के मवेशी भी हाथ से जाते रहे और वे मजदूर बनकर रह गए। वे खेतों या छोटे मोटे कस्बों में मजदूरी करते दिखाई देने लगे। इस सब के बावजूद चरवाहे न केवल आज भी जिंदा है बल्कि हाल के दशकों में कई जगह तो उनकी संख्या वृद्धि हुई है। जब भी किसी इलाके के गाँवों में उनके दाखिले पर रोक लगा दी जाती वे अपनी दिशा बदल लेते रेवड़ छोटा कर लेते और नई दुनिया की वजह से तालमेल बिठाने के लिए दूसरे काम धंधे भी करने लगते। बहुत सारे परिस्थिति विज्ञानी मानते हैं कि सूखे इलाकों और पहाड़ों में जिंदा रहने के लिए चरवाही ही सबसे व्यवहारिक रास्ता है। बहरहाल चरवाहों पर इस तरह के बदलाव सिर्फ हमारे देश में ही नहीं थोपे गए बल्कि दुनिया के बहुत सारे इलाकों में नई कानूनों और बसाहट के नए तौर तरीकों ने उन्हें आधुनिक दुनिया में आ रहे बदलावों के मुताबिक अपनी जिंदगी का ढांचा बदलने पर मजबूर किया है।